राज्य बहुत बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए 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 इस साम्राज्य में शासन व्यवस्थाएं इसलिए इस साम्राज्य में शासन व्यवस्थाएं कई हिस्सों में बांट दिया गया था। कहने का मतलब है कि अशोक का जो शासन काल था, या मौर्य साम्राज्य की पूरी बात अगर करेंगे हम लोग, तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बिंदुसार और अशोक तक, ठीक है, उसके आगे मगध साम्राज्य में जो मौर्यों का शासन था वो खास नहीं रहा, लेकिन अशोक तक बहुत खास रहा था। खास करने का मतलब है कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य का अगर विस्तार देखा जाए तो बहुत बड़ा विस्तार था। अभी आप लोगों को मैं मैप के द्वारा दिखाया था कि भारत के बाहर भी, ठीक है ना, भारत के बाहर भी हम लोग कंधार का देख रहे थे, हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा बड़ा विस्तार था। दूसरी बात कि मौर्य साम्राज्य में शासन ज़्यादा साम्राज्य विस्तार होने के कारण जो है इसको अलग अलग जो है हिस्सों में बांट दिया गया था प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में, कि अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था चलती रहे। जैसे 3 नगर का हम नाम न बताए थे आप लोगों को कि महत्वपूर्ण 3 नगर थे उसके। उज्जैन था, ठीक है ना, और इधर तक्षशिला हो गया, इधर पाटलिपुत्र जो है राजधानी खुद थी उसकी मगध का। तो तीनों जो नगर था, यानी प्रांत के रूप में उस समय माना जाता। प्रांत मतलब इस समय के हिसाब से देखेंगे तो स्टेट, ठीक है ना, राज्य। अगर हम साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य पूरा अगर है, अगर मान लो कि हम उसको एक देश के रूप में मान सकते हैं, इस समय के आधार पर अगर हम तुलना करेंगे तो एक देश इसको मान लेंगे, ठीक है। जो अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था यानी हिस्सों में जो बांट दिया गया था कि अच्छे से जो है वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चली, तो क्या हुआ था कि वो उसको प्रांत के रूप में माना जाता था। प्रांत इस समय हम लोग स्टेट के रूप में मान सकते हैं, राज्य के रूप में मान सकते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारी जो है ना हर प्रकार की, जैसे कर प्रणाली है, ठीक है, कहाँ कर लेना है, टैक्स अगर पूरा केंद्र के आधार पर देखा जाए, केंद्र के आधार करने का मतलब है कि मौर्य के जब ओरिजिनल जो अशोक जो शासन कर रहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए तो अशोक के शासनकाल में या बिंदुसार के शासनकाल में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, तो केंद्रीय शासन इसको कहते हैं कि जो पूरा मगध का साम्राज्य चला रहा हो। जैसे इस समय हम देश का जो है शासन जो कर रहे हैं केंद्रीय शासन कर सकते हैं, वैसे केंद्रीय शासन ऐसी होगी। तो प्रांत के रूप में, तो प्रांत जो है प्रांत को भी बांट दिया गया था। जैसे हमने सूची बताई थी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो उस समय के आधार पर आज जो हमारे पॉलिटिकल जो आर्टिकल के हिसाब से, या हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, संविधान में देखेंगे, तो इसको बांट दिया गया। वैसे ही पहले भी अशोक के जो शासनकाल में या मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का शासनकाल चल रहा था, उस समय जो है प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसे ही बांट दिया गया था, ठीक है। बांटने का रीजन यही था कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए प्रशासन को अच्छे तरीक़ा से चलाने के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था, यानी हिस्सों में बांट दिया गया था। जैसे गाँव शहरों में किसानों और पशुपालकों के लिए जो शिल्पकारों या इकट्ठा उनसे जो इकट्ठा कर होता था उसको कहाँ रखना है, ठीक है ना, कौन उसको रखेगा, है, कौन कलेक्ट करेगा, जो कलेक्ट करता है उसको कलेक्टर, आज के हिसाब से हम लोग डीएम जो होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, वो क्या करता है कि अधिकारी के रूप में काम करता है पूरा जिला का। वैसे ही उसमें भी अधिकारी बना दिया गया था कि अधिकारी जो है उनको वेतन दिया जाता था, और वो क्या करते थे कि सभी से किनसे कर लेना है, कितना किसान से कितना लेना है, ये निर्धारित वो करते थे उस समय। बात ना समझ में आ रही है आप लोगों को? तो नोट करके आगे लिखो। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र यानी राजधानी, ठीक है ना, पाटलिपुत्र के आसपास। आज आप लोग देखेंगे कि दिल्ली जो है केंद्र की जो हमारे भारत की राजधानी है, वैसे ही पाटलिपुत्र जो था वह मगध साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य का जो केंद्र माना जाता था, इसलिए कि वो राजधानी थी। तो जहाँ पर खुद शासक रहते थे, वो उस आसपास के जितने एरिया हैं, यानी पाटलिपुत्र के आसपास के जितने एरिया हैं, वो उस एरिया पर जो है मौर्यों का जो है यानी सम्राट का जो है सीधा नियंत्रण होता था। आज भी हम दिल्ली में अगर देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है दिल्ली, और उसमें
भारत की जो है केंद्र सरकार जो है उसका ज़्यादा नियंत्रण होता है। यानी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, मान लो कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद तो ऐसे भी संघ का जो है आधिपत्य ज़्यादा होता है। उसके बावजूद वहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, ठीक है ना, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी केंद्र का जो है आधिपत्य ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वैसे ही जो है पाटलिपुत्र राजधानी थी अशोक के समय या मौर्य साम्राज्य के समय, तो उस समय पाटलिपुत्र के आसपास जितने क्षेत्र थे उस पर जो है सम्राट का सीधा जो है नियंत्रण होता था, ठीक है। लेकिन और जो प्रांत थे, ठीक है, वहाँ पर सीधा इसका नियंत्रण नहीं होता है। वहाँ पे बांट दिया गया था कि प्रांत को ये चलाएंगे या अलग अलग राजकुमारों को भेजा जाता था वहाँ पर, ठीक है ना। तो इतना आप लोग बात समझ में आ गई? बोलो। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई ना? आगे लिखो, आगे लिखो। गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा यानी सम्राट अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र राजधानी थी, उसके आसपास जितने क्षेत्र थे यानी गांव हो गए या कुछ शहर हो गए, वहाँ पे जो किसान या पशुपालक होते थे, शिल्पकार होते थे या अन्य व्यापारी हो गए, उनसे कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है ना। तो अधिकारी की नियुक्ति करता था, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है आप लोग ना? जो राजा के आदेश को नहीं मानता था, यानी उल्लंघन करता था, तो उसे अधिकारियों के द्वारा सजा भी दिया जाता था, ठीक है। सजा का प्रावधान था, ठीक है। राजा ने कोई आदेश जारी किया, उस आदेश को नहीं मानना है तो उसके लिए सजा आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से जो भी हो सजा दी जाती थी। इनमें कोई अधिकारियों का वेतन भी दिया, देखो अधिकारी जो नियुक्त राजा करता था उनको वेतन भी दिया जाता था, ठीक है ना। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे नोट करके लिखो। मौर्य साम्राज्य में सम्राट जो अधिकारियों की नियुक्ति करता था उन्हें वेतन भी देने की व्यवस्था थी। ये सब प्रशासनिक व्यवस्था में ध्यान रखना आप लोग, जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं सब प्रशासनिक व्यवस्था में पूछेगा, ठीक है ना। ध्यान में रखना बस, इसीलिए पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ। पूछ लेगा कि मतलब मौर्य साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं थी प्रशासन के, तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है बताएंगे, ठीक है। कि उस समय प्रशासन जो राजा जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था, वो अधिकारी कर लेते थे, किनसे कर लेते थे तो वो पहले बता दिया हूँ करके वाला। फिर वो अधिकारी को वेतन की व्यवस्थाएं थी, वेतन देने की। आगे लिखो। अगर अधिकारी जिनको आदेश जारी किया जाता था वो अगर उल्लंघन करते थे राजा या सम्राट के आदेश का, तो क्या करते थे, अधिकारी द्वारा उनको सजा दिया जाता था, ठीक है ना। सजा वो आर्थिक भी हो सकता है या शारीरिक भी हो सकता है। तो अधिकारियों को वेतन देने की व्यवस्था थी, ठीक है। आगे लिखो। मौर्य साम्राज्य में राजा के जासूस अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, नजर रखते थे, ठीक है ना। अधिकारियों के ऊपर नजर रखने का काम कौन करता था? जासूस करते थे। जासूस अधिकारियों के, अगर कोई भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहा है, ठीक है ना, वे जासूस जो राजा के थे, राजा तो हर जगह मौजूद तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। आज सीसीटीवी कैमरा हो गया है ना हर जगह, तो पता चल जा रहा है। लेकिन जो जासूस काम करते थे वो समझो कि उस समय के सीसीटीवी कैमरा के रूप में काम करते थे वो लोग, ठीक है। तो वे जासूस जो थे राजा को डायरेक्ट कनेक्ट होते थे राजा से। वह अधिकारी को भ्रष्टाचार फैला रहा है, मान लो कि किसी का काम न करने के बाद कम पैसा दे करके, जो भी हो, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का जो भी करता हो, उसका नज़र रखने का काम कौन करता था? राजा का जासूस। तो क्या आप लोग लिखें कि राजा के जासूस जो है अधिकारियों के ऊपर नज़र रखते थे, ठीक है। हो गया? लिखा गया? लिखा है तो आगे बढ़े, जल्दी बोलो। ठीक है, आगे लिखो। गुड। मौर्य साम्राज्य के समय
राजा के राजा के संदेहवाहक भी होते थे। राजा के संदेशवाहक भी होते थे। संदेशवाहक, उसमें तो फ़ोन करने और ये फैक्स भेजने की व्यवस्था तो थी नहीं, तो संदेश वाहक जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा करके क्या करते थे, संदेश देने का काम करते थे। ठीक है ना। तो आज तो कॉल से हो जाता है, वीडियो कॉलिंग से हो जाती है बात है, पहले ऐसे व्यवस्था ही नहीं थी। तो उस समय ये प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग समझ रहे हैं मौर्य साम्राज्य की कितना अच्छा व्यवस्था थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज से भी बेहतर व्यवस्थाएं थी उस समय। आप सोचो कि जासूस जो है अधिकारियों के ऊपर काम करते थे। आज जासूस की जरूरत नहीं है खास, लेकिन तब भी हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा से सब जगह तो काम नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय अधिकारी के ऊपर भी जासूस काम करते थे कि अधिकारी कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो जासूस वही होते हैं कि राजा के अनुपस्थिति में वो काम करते हैं। ठीक है ना। वह राजा अगर हर जगह तो नहीं पहुंच सकता है, तो राजा को जाकर के वो बताते थे कि ये अधिकारी ने ऐसा गलती किया, उसको कि तो बर्खास्त कर दिया जाता, जो भी किया जाता हो, जो भी सजा दिया जाता हो राजा के समय, तो अलग बात होगी। ये प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग और चीज बात नहीं करेंगे। तो इतनी बात होगी। संदेश वाहक होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, आगे लिखो। जासूस मौर्य साम्राज्य के समय से लिखो। मौर्य साम्राज्य के समय जासूस संदेश वाहक एवं अधिकारियों के ऊपर सम्राट होता था। हाँ, जासूस संदेशवाहक एवं अधिकारियों के ऊपर सम्राट होता था जो अपने मंत्रियों, ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को, मंत्रियों तथा राज परिवार की सहायता से नियंत्रण रखता था। ध्यान से समझेंगे इस बात को, क्या इसका मतलब हुआ। देखो, सम्राट को हर जगह हर चीज को नहीं नियंत्रण कर सकता था। ठीक है ना। उसके लिए वो मंत्री का भी गठन किया था, मंत्री का भी व्यवस्था करता था। ठीक है ना। कि हमारे साम्राज्य में जो है मंत्री, जैसे आज भी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री हो गए या प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है। तो सभी जगह तो सभी विभाग को तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो नहीं देख सकते हैं। तो मंत्रियों की व्यवस्थाएं उस समय भी थी, आज की भी व्यवस्थाएं और उस समय की व्यवस्थाएं, दोनों से आप तुलना करेंगे तो समझो कि कितना 1000 साल पहले की बात है। उस समय भी आज जैसी व्यवस्थाएं थी। यानी हम लोग अपने भारत की अगर पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज आए तो हमको सिखाए कि प्रशासन कैसे चलती है। ठीक है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति हमको आकर के अंग्रेजों या मुसलमानों के आक्रमण के द्वारा हमको, या मुसलमान आक्रमणकर्ता आए उनके द्वारा हम लोग सीखें। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो है पहले जो सम्राट होते थे उनका भी प्रशासनिक व्यवस्था कितना मजबूत थी, जो कि आज की भी प्रशासनिक व्यवस्था से भी अच्छी व्यवस्थाएं थी उस समय। ठीक है। देखो कैसे नियंत्रण किया जाता था, जासूस के माध्यम से कोई भ्रष्टाचार ना हो पाए। सम्राट की सहायता करने के लिए वो मंत्री की व्यवस्था किया था, मंत्री का पद भी रखे थे। ठीक है ना। और उनके परिवार के भी लोग जो है, जैसे राजकुमार होते थे, यानी राजकुमार हो गए या अन्य सदस्य भी हो गए, वो इस सभी की सहायता लेते थे कि नियंत्रण करने में, कि आप ये संभालिए, मंत्री को दे दिया कि आप इस विभाग को संभालिए, कर विभाग को आप देखिए, ऐसे करके उसमें भी व्यवस्थाएं थी। इतनी बात सबको समझ में आई तो बोलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। जल्दी। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में उत्तर पश्चिम
कंबल के लिए तथा तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नोट करके लिखो। नजराना क्या होता है लिख लो। नजराना ऐसे लिखो, जैसे कर को इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना। जैसे कर नियमित ढंग से इकट्ठे किया जाता है, जैसे कर नियमित ढंग से इकट्ठे किया जाता है वहीं नजराना अनियमित, नजराना को भी इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना। नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। कर जो है नियमित व्यवस्था है, नजराना नियमित व्यवस्था नहीं है। कल भी मैं समझा दिया था आप लोगों को। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई क्या? इतना में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बताएं हमको जल्दी। किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग ये वाला छोड़े थे पार्ट, ठीक है ना, इसको भी हम समझाए भी नहीं थे अभी। हाँ, इसको हम अभी समझाए भी नहीं थे, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो, राजधानी में सम्राट, ठीक है, हेडिंग में क्या दिया है? राजधानी में सम्राट। आगे पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझाऊंगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। नोट करके पहले यहाँ पर लिखो, नोट नहीं करना है, मतलब उसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, याद रखना आप लोग, एक एक चीज अंडरलाइन भर से कर देना। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, उस समय यूनान के एक राजा थे, ठीक है ना। यूनान के राजा का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। उनका एक राजदूत मतलब होता है किसी राजा का दूत। राजा का दूत कहने का मतलब है कि आज भी राजदूत होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग देशों में वो क्या करते हैं कि किसी भी देश का नेतृत्व करते हैं। कहने का मतलब है कि वह एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ काम करते हैं, ठीक है ना, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जैसे राज्यपाल जो है हर स्टेट में करते हैं, एक तरह से उदाहरण के रूप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे राज्यपाल काम करते हैं, वैसे ही मानो कि वो राजदूत जो है अन्य देशों में एक आधिकारिक रूप से उनको पोस्ट दिया जाता है कि वह वहाँ के जो है स्थिति को वहाँ समझेंगे और बताएंगे, ठीक है ना। तो एक राजदूत जो होते हैं वो पहले भी होते थे, आज भी होते थे, ठीक है। भगवान राम के जो है राजदूत कौन थे? आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा, भगवान के राजदूत कौन थे जो आए थे लंका पे? तो हनुमान जो थे वो भगवान राम के राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए रावण ने उनको मारने का आदेश दिया था, लेकिन वो मार नहीं पाया, ठीक है ना। क्यों नहीं मारा था? क्योंकि उनके मंत्री जो खुद बता दिए थे कि राजदूत को नहीं मारा जाता है, ठीक है ना। क्यों नहीं मारा जाता है? क्योंकि यह राजा का संदेश लेकर आया है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जो है ये भी राजदूत होते थे। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गई होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आया था वो दूसरे देश का था, यूनान का था, ठीक है ना। यूनान के सेल्यूकस निकेटर नाम का। तो आप लोग से देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर पहले पूछेगा कि बताओ सेल्यूकस कहाँ का राजा था, पहला क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? यूनान का, ठीक है ना। यूनान एशिया में कहाँ पड़ता है? तो बोलेंगे हम पश्चिमी एशिया में पड़ता है। दूसरा, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आंसर होगा आपका मेगास्थनीज, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन और बना सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, वो कहाँ का था? तो यूनान का था। उसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसका मतलब नहीं है, बात है कि जब हमको बेस कंप्लीट याद है, हमको समझ में आ गया, तो हमको उससे क्या मतलब है? क्वेश्चन आप किसी तरीके से पूछे, आंसर तो वही होगा, आंसर तो बदलने वाला है नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? पहला पॉइंट जल्दी बताओ।
इतनी बात सबको समझ में आ गई। एक एक पॉइंट समझते जाओ, एक एक शब्द किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। मेगास्थनीज, देखो आगे लिख रहा है कि मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया था, ठीक है ना। वह मेगास्थनीज जो है वो विवरण दिया था किसमें, एक उसने बुक लिखा था, बुक का नाम मैं आगे लिखवा दूंगा। तो उसमें जो है पूरी बात बताई थी। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। वो जो मेगास्थनीज यहाँ राजदूत जो बनकर आया था, तो सीधी बात है कि मान लो किसी देश का अगर कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आया है, तो वो उस देश के बारे में हर चीज़ को स्टडी तो करेगा। स्टडी करने के बाद वो क्या करते थे, जो राजदूत होते थे वो अपने, कुछ लोग बुक भी लिख देते थे, कुछ लोग मतलब यहाँ के बारे में अपना लिखते थे, एक तरह से कि हम वहाँ रहे थे, तो उस शासक के कैसी आर्थिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ठीक है ना। उस सम्राट का कैसा जनता के बीच में व्यवहार था। देखो क्या है, क्या बता रहा है, पहले सुन लो। सम्राट का जनता के सामने जब आते थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनकी शोभा यात्रा में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। किनको, राजा को, सम्राट को। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब निकलते थे तो उनका जो है हाथी जो है हाथी भी क्या होते थे, सोने चांदी से हाथियों पर सवार रहते थे। कौन, जो अंगरक्षक थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, ठीक है, छांव रहे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी होता था, ठीक है। ये पूरा देखो कहानी समझते जाओ कि उस समय शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, कैसे राजा को सम्मान दिया जाता था। वो जब निकलते थे तो जनता के बीच में क्या उनके लिए, जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो आप लोग देखते हो ना, आए देखते हो कि नहीं न्यूज़ में, तो ऐसे ही व्यवस्थाएं थी, ठीक है। फूल बरसाया जाता, बनारस में तो मैं रहा हूँ, कई बार देखा हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री जाते थे तो पूरे जिस रास्ते से उस निकलते थे, हाँ, तो फूल बरसाया जाता था ना। वैसे ही व्यवस्थाएं मान लो आज की स्थिति की तुलना करते जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगी। तो चांदी से अलंकृत हाथियों के सवार रहते थे, अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। पेड़ों पर प्रशिक्षित होते, ठीक है ना, तोतों का झुंड रहता। प्रशिक्षित मतलब उनको शिक्षा दिया हो जाता था, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, प्रशिक्षित होते थे। जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। कौन, तोते। उन लोगों को सिखाया गया होता था, ठीक है ना, प्रशिक्षित किया गया होता था। राजा सामान्यतः, आप लोगों ने बताया था कि महाजनपद में जो है हाथियों को भी प्रशिक्षित किया जाता था, याद है, पहले पढ़ा चुका हूँ, सबको याद है ना। बोलो, बोलते जाओ तुम लोग। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि उन्हें कोई हत्या करने की कोशिश न करे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने सुरक्षा के दृष्टि से, तो आज भी तो होता है ना, जेड पुलिस सुरक्षा होती है, एसपीजी सुरक्षा होती है। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं, आज भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते हैं, ऐसे मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। ये जो है ना, किसने बताया था, मेगास्थनी जो थे वह यहाँ पर जब राजदूत बनकर आए थे, तो ये पूरी जो व्यवस्थाएं देखे थे वो अपने वर्णन किए थे, ठीक है ना, वर्णन किए थे। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। आज पटना है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र पहले बोला जाता था, पाटलिपुत्र क्या थी, मगध की राजधानी थी। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने, राजा का महल भी काठ से बना होता है, पत्थर की नक्काशी अलंकृत किया गया, चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा हुआ था। ये थोड़ी सी कहानी जैसी है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग, ठीक है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रहेगा ना, भूल जाओ तुम लोग, ये जो कहानी जो मैं बताया हूँ इसको भूल जाओ तुम लोग क्या, है, इसको क्वेश्चन नहीं बनाएगा, इसको आप लोग याद रखने के लिए रखा है। उस समय के राजा, आप आज से तुलना कर लो, ठीक है ना, आज से तुलना कर लोगे तुम लोग ना, तो ध्यान पर रहेगा, भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी अंगरक्षक मतलब जो सुरक्षा में आप लोग देखेंगे ना, पुलिस प्रशासन या ब्लैक चश्मा पहन करके रहते हैं ना प्रधानमंत्री जी के, तो आप लोग उससे तुलना कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी, भूलने की मतलब भूलेंगे नहीं दिमाग से। उस समय भी ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा ही होता है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक। फिर प्रशिक्षित हाथियाँ, प्रशिक्षित तोते भी होते थे, साथ में वो पेड़ लेकर चलते थे वो लोग, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी, हमको उम्मीद है, ठीक है। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उम्मीद है किया है कि मौर्य के पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें लाकर दें। कौन ला कर देता था, तो जंगल वाले जो लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, तो थोड़ा सा नोट करो यहाँ पर, थोड़ा सा नोट करो। जो लोग जंगल में रहते थे, ऐसे लिख लो, नोट करो, काल भी लिखवाएं, थोड़ा सा और लिख लो। जंगल में जो लोग रहते थे,
रहते थे वह काफी हद तक स्वतंत्र होते थे। ठीक है, जंगल में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र होते थे, काफी हद तक स्वतंत्र। आज भी हम तुलना करने तरह करेंगे तो जो शहर में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, तीनों से तुलना करोगे थोड़ा सा ना, तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि गांव में स्वतंत्रता ज़्यादा है। शहर में आपको हर जगह स्वतंत्रता, मतलब कहने मतलब आप एक तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे। रोड पर निकलेंगे तो कई कानून का मतलब पालन करना पड़ेगा। सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी चलाओ तो फिर हेलमेट लगाओ, तो ये लगाओ लगाओ फलाना ठिकाना। तो कहने का मतलब है कि स्वतंत्र हम शहर में कम रहते हैं, गांव में ज़्यादा रहते हैं। गांव में आप गाड़ी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं टोकेगा, बोलेगा। ठीक, ये सब बात है। पहले भी ऐसे ही था। आप एकदम आज और पहले वाले दोनों से तुलना करते जाओ, आप लोग को मिलता जाएगा सब बातें, भूलने वाली कोई जरूरत नहीं है। जंगल वाले इलाके में लोग क्या करते, काफी हद तक स्वतंत्र होते। ठीक है, उनसे यह उम्मीद की जाती थी मौर्य साम्राज्य के पदाधिकारियों को हाथी लकड़ी, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि जंगल वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र होते थे। वे मौर्य शासन के पदाधिकारियों को हाथी हाथी लकड़ी मधु और मोम जैसे चीजें लाकर दें। मतलब जंगल में जो चीज होता था, ये तो एक दो उदाहरण दे दिया। जंगल में जितनी चीज होती थी, उम्मीद करते थे वो लोग कि हमको वो ला कर पहुंचाए। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हमको उम्मीद है कि कल ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल।